अगर हम बात करें कि वॉर का टाइम चल रहा था, आप लोग सब जानते हैं कि वॉर अभी हो सकता था वर्ल्ड के साथ में, तो जो नाजीज हैं उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनका जो व्यूज हैं, जो रेडिकल या रेशियल जो मर्डर शुरू के व्यूज हैं, उसको लेके उन्होंने क्या किया, आगे जेनोसाइड किया, मतलब लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। वॉर जो थे ये एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू बन गए, लड़ाई और लोगों की मौत एक सिक्के के दो पहलू बन गए, ठीक है। उन्होंने पोलैंड को ऑक्यूपाई तो कर ही लिया था, उन्होंने उसको डिवाइड भी कर दिया, पोलैंड को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था इसको जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया पूरा, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, और जो पोलैंड थे उनको अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने ऑक्यूपेशन, उन सबको छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि जान बचानी थी इसलिए, ठीक है। और उनकी जगह पे किसने आगे रहना शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया, जर्मनी ने, ठीक है। तो जो पोल्स थे उनको वहां से भगाया गया, और जाके जो दूसरा पार्ट था देश का उसको बोला गया था द जनरल गवर्नमेंट, वहां पे उनको जाके रहना पड़ा मजबूरी में। मतलब जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तो इंडिया से जो मुस्लिम्स थे पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से हिंदू तो सिख्स वगैरह इंडिया आए, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी अपने घर सबको छोड़ के आना पड़ा था, है ना। तो सेम आप समझ सकते हैं सिचुएशन रही होगी पोलैंड के अंदर, जब उनके ऊपर जर्मनी ने अटैक किया तो आधे पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, तो वो जो पोलैंड के लोग थे उनको वहां से भगा दिया गया, और वो कहां चले गए, बाकी के बचे हुए हिस्से में, उसको हमने क्या नाम दिया है, जनरल गवर्नमेंट। ओके, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल थे, अनडिजायरेबल हमने डिस्कस किया था कि आर्यंस के अलावा बाकी सब क्या थे, अनडिजायरेबल, आर्यंस क्या थे, डिजायरेबल, ठीक है, मतलब जिनकी इच्छा की जाए। तो जो भी अनडिजायरेबल थे उनके साथ में इस तरह का बिहेव किया गया। जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के मेंबर्स थे, मतलब जो पोलिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, जो कि उनके खूब विभाग के लोग थे, उनको मार दिया गया, ठीक है। और जिससे कि लोगों के पास जो नॉलेज है वो ना पहुंच पाए, और उनको बेसिकली जो भी इंटेलिजेंट लोग थे, जो एजुकेटेड थे, पोलैंड के थे, उन सब लोगों को भी मार दिया गया, ताकि जो उनका अपना कल्चर है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और हमारा उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो बना रहे। क्लियर, चलिए आगे है कि अपने आप को उन्होंने ऐसा किया, जो पोलिश बच्चे थे, पोलिश बच्चे मतलब जो पोलिश के जो पोलैंड के छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उनको उनकी मदर से छीन लिया गया, ठीक है, और उनको रेस एक्सपर्ट्स को एग्जामिन करने के लिए दिया गया कि आप इनको चेक कीजिए, बच्चों को देख के बताइए कि ये इनके अंदर आर्यंस के जीन्स हैं या नहीं है। अगर ये आर्यंस हैं जीन्स में तो इन बच्चों को अपने पास रखा जाएगा, वरना इनको जो क्या बोलते हैं बच्चे जहाँ पे छोड़े जाते हैं, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम, तो इनको वहां पे भेज दिया जाएगा, और वहां पर बच्चों की अल्टीमेटली डेथ हो ही जाती है, ठीक है। तो जो बच्चों को लगा कि ये आर्यन जीन है इसके अंदर, उसको किसको दे दिया गया, किसी जर्मन फैमिली को पालने के लिए दे दिया गया, और जो बच्चे उनको लगा कि इनके अंदर आर्यन जीन्स नहीं है, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे जो मैंने आपको बताया गेटोस, गैस चेंबर्स, जनरल गवर्नमेंट जो सब बनाया गया था, इन सब से जो ज्यूज हैं बेसिकली उनकी बहुत ज्यादा डेथ हो गई। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको इतनी बार? ये एक यहाँ पे छोड़ दिया है, फिगर 14 देखिए, दिस इज वन ऑफ द फ्राइट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चेंबर्स। ये एक तरह का ट्रेन का डब्बा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके अंदर ज्यूज को भर के गैस चेंबर्स में, जहां पे उनको मारा जाता था बेसिकली, वहां पे लेके जाते थे, ठीक है। आगे आपको फोटो दिख रहे होंगे, स्टेप टू डेथ दिख रहा है बेटा? इसके बारे में इसको पढ़ेंगे लाइन एक लाइन करके। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1, देखिए एक्सप्लोजन 1933 टू 1939, मतलब सबसे पहले तो उनको अलग कर दिया गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से उनको मारना शुरू कर दिया था, पहले उनको अलग किया गया था, ठीक है। उनको बोला गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, मतलब ज्यूज को और बाकी लोगों को जिनको वो अनडिजायरेबल समझते थे, कौन, नाजीज, वो जिनको अनडिजायरेबल समझते थे, उनको बोला गया क्या कि आपके पास हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द न्यूरम्बर्ग लॉ सिटीजन ऑफ सितंबर 1935, जो लॉ था वहां पे वो क्या था, फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या लिखा है, ओनली पर्संस ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजंस एंजॉयिंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर, मतलब जो व्यक्ति जर्मन ब्लड से है और जर्मन उसका जर्मनी का नागरिक है, केवल वही जर्मनी के अंदर रहेगा, और बाकी जो लोग हैं वो जर्मनी के अंदर काउंट नहीं होंगे। मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन, मतलब जर्मनी के लोग और ज्यूज के बीच में कोई शादी होती थी तो उसको पूरी तरह से
कर दिया गया, अब वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम, कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती भी कोशिश करने चाहता है कि हम ज्यूज या जर्मन आपस में शादी करने की कोशिश भी को करें, किस तरह के रिलेशन में रखें, तो उसको क्या माने बोला गया, क्राइम बोला गया। क्लियर? मान लीजिए एक जर्मन लेडी है, उसकी शादी जबरदस्ती करा दी गई है जर्मन व्यक्ति के साथ में, बट वो उसके साथ खुश नहीं है, वो शादी करना चाहती है किसी और से, फॉर एग्जांपल कोई ज्यू है, उसको भी क्या बोला गया, इनवैलिड और गलत बोला गया। ठीक है, आगे है ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, मतलब उनको उनके देश का जो झंडा था, राष्ट्रीय फ्लैग जिसको बोलते हैं, वो भी फहराने से बैन कर दिया गया। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे कुछ लीगल मेजर्स थे वो लिए गए। पहली बात तो जो बिजनेसमैन थे ज्यूज, उनका बॉयकॉट किया गया, है ना। दूसरी बात क्या है, एक्सपर्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तीसरी चीज क्या की गई, फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जबरदस्ती नीलाम कर दिया गया, मतलब पूरी तरह से उनको परेशान किया गया, कैसा कह सकते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा बिसाइड ज्यूज प्रॉपर्टीज वर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउसेस अटैक्ड, सिग्नेचर्स बर्न्ड एंड मैन अरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग इन नवंबर 1939 और नवंबर 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, मतलब उनके जो भी जगह थी, उनके घर थे, उनके मंदिर थे, उनकी प्रॉपर्टी जो भी थी, सबको तोड़फोड़ की गई, उनको लूटा गया। क्लियर? समझ आ रही है बात? मतलब ज्यूज को बहुत ज्यादा ही परेशान किया गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक दिया है, फिगर 16 दिख रहा है, पार्क बेंच अनाउंसिंग 4 आर्यंस ओनली, दिख रहा है? Yes, sir. मतलब पार्कों के अंदर जो बेंच लगी हुई थी, उसके ऊपर भी ज्यूज नहीं बैठ सकते थे। आप इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जो एक ज्यू है जर्मनी के एम्पायर के अंदर, उसको पार्क में बेंच पे बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक नीचे फोटो दिया है, देखिए फिगर 15 दिख रहा है। Yes, sir. The sign declaring that this North Sea bathing resort is free of Jews, मतलब जहाँ पे लोग नहाने के लिए जाते हैं, वहां पे भी ये बैन लगा हुआ था कि ज्यूज वहां पे एंटर नहीं कर सकते। मतलब कितने तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे लोगों के साथ हो रही थी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आता है गेटोजाइजेशन 1940 टू 1944। ये वो टाइम था जब उन ज्यूज को ले जाकर गैस चैम्बर्स के अंदर भरा जा रहा था। ठीक है, उनको मारने की कोशिश की जा रही थी। 1941 से सबसे पहली बात तो ये कि उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड जो है वो पहनना होता था, कि आप एक ज्यू हैं, इसका पता कैसे लगेगा, तो आपकी जो पहचान है वो कैसे होगी, कि आपको एक स्टार टाइप का होगा येलो कलर का, वो पहनना पड़ेगा, ताकि आपको देखने में लग जाए कि ये ज्यू है। टॉपिक पर आते हैं वापस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कि उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना होता था पहचान के लिए, ठीक है, ताकि उनको पता लग सके कि कौन व्यक्ति ज्यू है, उससे वो उस तरह से बिहेव करेंगे ज्यूज के साथ में। ठीक है, और उनको जैसे कि बाकी लोगों के घर में जाने की परमिशन नहीं थी, जो भी आप कह सकते हैं, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बेसिकली पूरे वार्सा के अंदर, पोलैंड के अंदर भी उन्होंने वो सब लागू कर दिए थे। ओके, चलिए, लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं थे, और उनको जो गेटो होता है, बेसिकली गेटो क्या था, एक ऐसा एरिया था जहां पे ओनली ज्यूज रहा करते थे। ठीक है, और जहां पे ओनली ज्यूज रहा करते थे, कि शहर का बाकी एरिया है वहां पे सब लोग रह रहे हैं जो जर्मन हैं वो रह रहे हैं, और एक ऐसा गरीब इलाका, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में एक तरह की बस्ती टाइप की जो होती है ना, जहां पे जैसे दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा स्लम एरिया, स्लम एरिया होता है ना, तो एक तरह का रहता है स्लम एरिया, तो उनको स्लम एरिया में बना के छोड़ दिया गया कि आपको बस यहीं रहना है, इस आगे आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, चलिए सही से लोगे बेटा। थर्ड स्टेज है आपका एनहाइलेशन, मतलब उनको मार दिया गया एक तरह से, यानी कि यू हैव नो राइट टू लिव। ठीक है, यानी कि उनके पास रहने का भी, मतलब जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। देखिए आगे तो ये फिगर 18 लिख रहा होगा आपको, किल्ड बाय ट्राइंग टू एस्केप, क्योंकि बिजली के तार इसमें वो थी, बिजली का करंट था, व्यक्ति ने कोशिश की वहां से निकलने की, तो बिजली से लग के मारा गया। ठीक है, आगे देखिए फिगर 19 लिख रहा है, पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर, ये सब कपड़ों का ढेर है, जिन लोगों की गैस चैम्बर्स में डेथ हुई उनके कपड़े ये, अब जो उन्होंने पहने हुए थे, तो कितने लोग मरे होंगे आप आइडिया लगाओ। नीचे देखो शूज दिख रहे हैं आपको, ये उन लोगों के शूज हैं जिनको मारा गया गैस चैम्बर में, उनके जूते इतने इकट्ठे हो रखे हैं, तो कितने लाखों हजारों लोग मरे होंगे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर हुई हैं जर्मनी के अंदर। ठीक है, ये आगे इधर दे रखा है उन्होंने, कैंप वगैरह जो है इस तरह के कैंप हुआ करते थे, उनको बाड़े वगैरह के अंदर रखा जाता था, और बहुत
बहुत ही ज्यादा मतलब वो प्रॉब्लम के साथ वो लोग रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अच्छी समझ में आया होगा आपको। चलिए जूता में अगला हमारा पॉइंट है यूथ इन नाजी जर्मनी। ठीक है, देखिए कि हिटलर का ऐसा मानना था कि अगर हमें अपने देश को और अपने जो हमारी थिंकिंग है इसी को इस तरह से आगे लेके चलना है, एडवांस बना के चलना है कि मतलब अपनी थिंकिंग को ही आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा, है ना। जब बच्चा बचपन से कोई चीज सीखेगा तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। क्लियर, कि बचपन से आप एक बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये भगवान जी है, इनके आगे पूजा करनी है, हाथ जोड़ने हैं, यही होता है। एक कहते हैं बेटा अल्लाह के सामने हमें नमाज पढ़नी है दिन में 5 बार, बच्चा वही सीखता है, ऐसा ही होता है। अगर आप उसके सामने वेज खाना खाएंगे तो जिंदगी भर क्या रहेगा, वेजिटेरियन रहेगा। आप अगर हमने नॉन वेज खाना खाएंगे तो नॉन वेज खाना सीख जाएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता, बच्चा कहाँ सीखता है, अपने सराउंडिंग से, अपने एटमॉस्फेयर से और अपने स्कूल से, है ना, बच्चा वहीं सीखता है। तो बच्चे को घर पे तो जिम्मेदारी दी गई उनके पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे को आर्यन वैल्यूज सिखानी है, जो नाजी कल्चर की वैल्यूज हैं वो सिखानी है, और स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि आपका जो सिलेबस है पूरा बदला जा रहा है, और पूरे सिलेबस में अब क्या बातें होंगी, नाजिज्म की बातें होंगी, आर्यन रेस की बात होगी कि आर्यन रेस जो है वो सुप्रीम है, वो बेस्ट है, ये बातें होंगी। और जो वहां पे जीवस वाले जो टीचर्स थे उनको जॉब से निकाल दिया गया, बाकी जो और लोग उनको लगा कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं उनको जॉब से हटा दिया गया या फिर उनको मार दिया गया। ठीक है, सिर्फ इन लोगों को रखा जो नाजी पार्टी के साथ में काम करने को मिलके तैयार थे। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हिटलर का क्या मानना था कि जो हमारे देश का यूथ है बेसिकली उसको हमें इस तरह एजुकेशन देने की जरूरत है। तो नाजी सोसाइटी तभी एस्टेब्लिश हो सकती है अगर हम छोटे बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी बचपन से सिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि एक कंट्रोल जो है बच्चे का बचपन से ही उसको किया जाए, इनसाइड और आउटसाइड स्कूल, मतलब इनसाइड तो स्कूल में तो जो टीचर्स हैं वो करेंगे और बाहर उनकी फैमिली करेगी। ठीक है, चलिए, तो स्कूल के अंदर क्या हुआ बेटा, नाजिज्म के अंदर सबसे पहले तो स्कूल को किया गया क्लीन, मतलब क्लीन से मतलब है कि जो नॉन आर्यन टीचर्स थे उनको हटाया गया, और जो नॉन आर्यन स्टूडेंट्स थे उनकी क्लासेस अलग कर दी गई। उन बच्चों को जो ज्यू स्टूडेंट थे क्लास के अंदर उनको बाकी बच्चों से अलग कर दिया गया, और धीरे धीरे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। समझ में आ रहा है, पहले उनको क्लास से अलग किया गया, बाद में स्कूल से निकाल दिया गया। इसके अलावा ज्यूज और जर्मन एक साथ बैठ नहीं सकते थे, एक साथ खेल नहीं सकते थे। धीरे धीरे जो ज्यूज के बच्चे थे या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे या फिर जो जिप्सीज बच्चे थे उन सबको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, और 1940s में उनको कहां लेके जाया गया, गैस चैम्बर, हमने भी डिस्कस किया, और उनको वहां ले जाके मार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जो बच्चे बचे थे उनको बोला गया गुड जर्मन चिल्ड्रन, मतलब अच्छे बच्चे हैं क्योंकि ये आर्यन थे, उन्होंने ऐसा माना था। ठीक है, तो उनको जो नाजी स्कूलिंग है उसके अंदर ले जाया गया, बच्चों को सिखाया गया क्या, सबसे पहले कि स्कूल जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको बदला गया, दोबारा से लिखा गया, और उसके अंदर रेशियल साइंस इंक्लूड किया गया, जो हमने कल डिस्कस किया था। रेशियल साइंस बताया था आपको कि जो आर्यंस है वो सुप्रीम रेस है, बेस्ट रेस है, और जो ज्यूज है वो सबसे लो में आते हैं, और बाकी जो भी है पोलिश और रशियन, हिप्पीज, ये सब कहीं बीच में है, लेकिन ये सब आर्यन से कम है। ठीक है, बच्चों को ये सिखाया जाने लगा स्कूल से। ओके, चलिए, तो चिल्ड्रन को ये बताया गया कि कैसे वो सरकार के लिए एक तरह से लॉयल है हो सकते हैं, सरकार की बात माननी है, और उनको ज्यूज से हेट करनी है, और उनको हिटलर की वर्शिप करनी है, मतलब हिटलर की पूजा करनी है, तरह से कह सकते हैं कि हिटलर की सारी बात माननी है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स था उसके अंदर भी वायलेंस और एग्रेशन को बढ़ावा दिया गया। उनका ऐसा मानना था कि बच्चे अगर ये छोटे मोटे गेम खेलेंगे तो उसको कोई फायदा नहीं है, बच्चों को खेलना चाहिए बॉक्सिंग जैसे गेम, ताकि उनके अंदर गुस्सा बढ़े, ताकि वो आगे जाके लड़ाई करने के लिए तैयार कर सके, उसके लिए थिंकिंग थी। तो उसने बॉक्सिंग जैसे गेम्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो जर्मन यूथ को एजुकेशन दें, और नेशनल मतलब पूरे देश के अंदर जो उनका एक तरह से सोशलिज्म है उसको बढ़ावा दें। 10 साल के बच्चों को जोंगोल करके एक जगह होती थी स्कूल कल्चर पूरा, उसके अंदर उनको एंटर कर देते थे। 14 की एज में उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके जाया जाता था, तो इसका नाम बाद में बदल के हो गया था हिटलर यूथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे लड़ाई को जानना है, लड़ाई के बारे में, वॉर के बारे में सीखते थे, और एग्रेशन और वायलेंस यानी कि हिंसा को क्या किया जाता था, उसको पढ़ाना चाहते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति जो गुस्सा करता है, जो किसी को मारता है वो अच्छा होता है,
बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोला जाता था कि जो भी अनडिजायरेबल है उनसे हमें कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं धीरे धीरे बच्चों के माइंड में आने लगी, और धीरे धीरे जो उनकी एज जब है होती थी 18 ईयर्स के आसपास, तो उनको आर्म फोर्सेस के अंदर एंटर कर देते थे, मतलब आर्मी के अंदर उनको भेज देते थे। जब एक 10 साल के बच्चे को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं गुस्सा करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, ज्यूस से हेट करना, और वो 18 साल का हुआ है, उस समय पे आदमी के अंदर ना वैसे बहुत गुस्सा होता है अपने आप नॉर्मल एज के अंदर आके, उसको अपने गन पकड़ा दी, अब वो क्या करेगा, जिसको देखेगा उसको गोली मार देगा। ये चाहते थे कि हमारे खौफ बना रहे सोसाइटी के अंदर ताकि लोग हमसे डरे, तो ऐसे में व्यक्ति उसको एंजॉय करने लगता है, तो वो बच्चे भी इन चीजों को एंजॉय करने लगते होंगे कि हाँ हमारी पावर है, हमारे पास कंट्रोल है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि जो यूथ लीग ऑफ नेशंस नाजीज थी बेसिकली वो 1922 में एस्टैब्लिश की गई थी। 4 साल इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था हिटलर यूथ, मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो यूथ मूवमेंट थी उसके अंदर उसको चलाया गया, और सारे के सारे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली जो बच्चे थे, जो यंग जनरेशन थी, उसको कंट्रोल किया गया। और इनके अलावा जो बाकी और थे, जो कोई और जो चल रही थी इस तरह की, उन सबको फाइनली बैन कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बेटा, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, इसके अंदर हमें बताया है कि एक विमेन से, एक औरत से क्या उम्मीद की जाती थी नाजी के टाइम पे, उनसे उनकी क्या उम्मीद थी कि औरत कैसी होनी चाहिए नाजिज्म के अंदर, उनका क्या मानना था। चिल्ड्रन इन नाजिज्म में यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली बात उनको बताया जाता था कि वो आदमी से औरतें बिल्कुल अलग होती हैं, ऐसा बताया गया, आदमी और औरतें बिल्कुल अलग होती हैं। जो इक्वल राइट्स की बात है आदमी और औरतों में, ये यहाँ पे बेसिकली जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का पार्ट था उसको उन्होंने बोला कि ये सोसाइटी को खत्म कर देगा, ये गलत है, उन्होंने ऐसा माना। बॉयज जो हैं उनको बताया गया कि उनको एग्रेसिव होना है, मैस्कुलिन होना है, स्टील हार्टेड बनना है, बहुत मजबूत बनना है। पर गर्ल्स को क्या बोला गया कि उनको अच्छी माँ बनना है, गुड मदर बनना है, अपने जो बच्चे होने चाहिए वो प्योर ब्लड होने चाहिए, आर्यंस, मतलब उनको जो शादी करनी है वो किससे करनी है, ओनली आर्यन से करनी है। अगर वो शादी किसी और से करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो प्योर आर्यंस नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा गर्ल्स को बोला गया कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो रेस है आर्यन रेस, इसको प्योरीफाई करके रख सकती हैं, ताकि वो जीव से शादी ना करें, अपने घर को संभालें और अपने बच्चों को बताएं कि नाजी वैल्यूज क्या हैं। हमें कहते हैं कि घर के संस्कार जो मिलते हैं, उन्होंने बोला कि आपको अपने बच्चों को जो संस्कार देने हैं वो क्या संस्कार होने चाहिए, नाजिज्म के संस्कार होने चाहिए। समझ में आ रही है बात कि अगर वो लड़का है उसको बताएं कि हाँ मुझे मजबूत बनना है, और लड़की हो तो उसको क्या बताना है कि बेटा तेरे को घर संभालना है, उसको तेरे को बहुत घर संभालना है, ठीक है। आगे है कि आर्यन रेस की जो फ्लैग बेयर है बेसिकली वो महिलाएं हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि आपको ही जो हमारी पूरी रेस है आर्यन रेस को आगे बढ़ाना है, इसकी जिम्मेदारी औरतों के ऊपर है। तो हिटलर ने कहा था 1933 में कि मेरे स्टेट के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन है वो मदर है, कि सबसे बड़ा सम्मान किसका है, एक मदर का है। क्यों? क्योंकि एक मदर ही है जो डिसाइड कर सकती है कि उसके बच्चे कौन सी रेस के होंगे। अगर वो चाहे तो शादी ना करे जिसके साथ में, तो इससे क्या होगा, हमारी रेस है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन जर्मनी के अंदर सभी औरतों को बराबर का सम्मान नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? कि जिन औरतों ने शादी की थी ज्यूज के साथ में या जिप्सीज के साथ में और लोगों के साथ में, उनको सजा मिलती थी, और जिन्होंने प्योर ब्लडेड आर्यन जात में शादी की थी उनको अवार्ड मिलता था, ठीक है। और यहाँ तक ये भी था कि उनको रेलवे टिकट या फिर थिएटर टिकट में कंसेशन मिलता था, जो उनकी शादी आर्यन से हुआ करती थी उनको। और इसके बाद जिनके जितने ज्यादा बच्चे हुआ करते थे उनको उसके हिसाब से मेडल मिला करता था। समझ में आ रहा है? जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल मिलता था अगर आपके 4 बच्चे हैं, अगर 6 बच्चे हैं तो आपको मिलता था सिल्वर मेडल, और अगर 8 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो आपको मिलता था गोल्ड मेडल। मतलब औरतों को मेडल। जो ऑल आर्यन विमेन थी उनको एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो फॉलो करना होता था, ठीक है। और जो नहीं करते थे उनको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। कि जिन औरतों ने बेसिकली ज्यूज से शादी की या पोल्स से या रशियन से शादी की, उनको सजा मिलती थी, ठीक है। सजा क्या मिलती थी? सजा इतनी बुरी थी कि आप सोच नहीं सकते। उनके बाल शेव कर दिए जाते थे, फेस को काला कर दिया जाता था, बाल शेव करके फेस ब्लैक करके ब्लैक बेल्ट लगा के फेस के ऊपर, और उनके गले में एक तख्ती टाइप की होता है प्ले कार्ड, वो डाल देते थे। उस पर लिखा होता है कि मैंने अपने देश की बेहरमती की है, मतलब देश का अपमान किया है।
समझ रहे हो बात, किस तरह से औरतों को वो बेइज्जत किया करते थे जो आर्यन रेस से बाहर शादी किया करते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं वहां पे चल रही थी। तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं जो फैमिलीज हैं, हस्बैंड हैं उनके, वो भी उनसे छीन लेते थे उन औरतों की शादी बाहर में होती थी और उनको मतलब पूरी तरह से बेच करके छोड़ देते थे। इस तरह का वहां पे कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ आ रहा है?